जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग मेन आंसर राइटिंग के डे 5 हम लोग का जो भी डे होगा अब लोग एथिक्स 2021 एथिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, 2021 का पेपर है हमारे पास। एक माइक तुम रख लो। तो आज का पहला प्रश्न है रुक जा भाई, रुक जा चाचा, एक सेकंड रुक जा। लगा ले। refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human right violation. Examine the statement with reference to ethical dimension being violated by the nation claiming to be democratic with open society. शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन की परीक्षण कीजिए। खुले समाज एवं लोकतांत्रिक होने का दावा। खुले समाज एवं लोकतांत्रिक होने लोकतांत्रिक होने का दावा। क्या दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एथिकल डायमेंशन बीइंग वायलेटेड बाय द नेशन क्लेमिंग टू बी डेमोक्रेटिक विद ओपन सोसाइटी। बस 1-2 मिनट लगेगा। 2 मिनट और लिख नहीं लगा आंसर लिखना है सही। चलो देखो प्रश्न के पहले कितने पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब बता। 2 भाग है मतलब मेरे हिसाब से। एक तो ये बोला कि सर एक स्टेटमेंट बोला कि शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न और मानवाधिकार बेसिकली नॉन रिफाउलमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि खुले और लोकतांत्रिक जो देश का दावा रखेंगे उस वो इस आयाम का उल्लंघन करेंगे तो क्या उसके पॉजिटिव क्या नेगेटिव है ये बताना। ठीक। तो हम ये बताएं कि खुला समाज वर्सेस लोकतांत्रिक मतलब पहला शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाना चाहिए जहां उत्पीड़न और मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़े। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखा? तो ये क्यों नहीं करना पड़ेगा? ये इंट्रोडक्शन क्या? इंट्रोडक्शन यही बताएंगे कि शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाने में जो इसके पक्षकार है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वापस इनको एक तो वो शरणार्थी हैं इस वजह से, दूसरा उनको उत्पीड़न मानवाधिकार जीवन जीने का जो मूलभूत अधिकार है वो उनका लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मांग की जाती है कि उनको वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए। लेकिन इसके भी कई आयाम हो सकते हैं, इसका पक्ष विपक्ष बता सकते हैं। जैसे मानवाधिकार वर्सेस सीमित संसाधन, तो जिस देश में जा रहा है वहां पे संसाधन भी सीमित है तो ऐसा तो है ना कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है कि आप वो करेंगे। दूसरा कई जगह ऐसा होता है कि इनके धार्मिक अधिकार कट्टरता के साथ साथ दिक्कत करने लगती है। जैसे फ्रांस की पोलैंड ने अभी कल ही देखे, इसीलिए कहते हैं इंस्टाग्राम सब लोग रील्स खूब देखा करे दिन भर। हमारे आदित्य पांडे भाई रील्स देख देख के ही सेलेक्ट भी हुए हैं। तो कल ही इंस्टा पे एक रील वायरल होता है, एक पोलैंड के जो राष्ट्रपति थे उनसे पूछा कि आप क्यों एक भी शरणार्थी को नहीं आने दे रहे हैं। तो उसने एग्जाम्पल है ये प्रॉपर, उसने क्लियर कट कहा कि हमारे लोगों ने मुझे इसीलिए वोट दिया है कि मैं किसी शरणार्थी को ना। तो खास तौर पे उसने क्लियर इस बात को बोला है कि कोई भी इस्लामिक शरणार्थी नहीं आएगा। हमने उसने सीधे बोला शरणार्थियों की हमारी डेफिनेशन है, हमने यूक्रेन के 1 लाख से अधिक लोगों को आने दिया है पोलैंड में, लेकिन हम इस्लामिस्ट एक भी व्यक्ति को नहीं आने देंगे। उसने क्लियर इस्लामोफोबिया वाली धार्मिक अधिकार वर्सेस कट्टरता वाला। बिल्कुल ठीक है। मेरा वो एग्जांपल ही था, मैं फ्रांस का एग्जांपल लेकर चल रहा था। ठीक है। फिर उत्पीड़न वर्सेस न्यूनतम आवश्यकता, कि उत्पीड़न वहां पे हो रहा है लेकिन उनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूरी करना भी एक, क्योंकि अगर आपके बगल में बम फूट रहा है तो आप भी चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर कुछ जैसे शरणार्थी ऐसे भी हैं जिनका कोई दोष नहीं है, जैसे जलवायु शरणार्थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या है कि उपभोक्तावादी देश तो ज्यादा उपभोक्ता वो कर रहे हैं, मतलब ज्यादा उपभोग कर रहे हैं तो ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो डूब रहे हैं। तो इसमें उनका दोष भी नहीं है। ऐसे में भी उनको इंडोनेशिया हमें एग्जांपल सब में देने हैं। तो ऐसे में वो मानवाधिकार हनन का शिकायत कर रहे हैं क्योंकि जबकि उसमें उनका कोई दोष नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें समाज विघटन की आवश्यकता मतलब हो जाएगी। ऐसा हो सकता है समाज बहुत भयंकर विघटित हो और उस देश में गृह युद्ध छिड़ जाए या
जहाँ जा रहे हैं वहां पे भी दिक्कत हो जाए। बिल्कुल, अब आगे भारत को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी 1971 में, तो हम लिखेंगे सब एग्जांपल्स के वही। साथ हर बात अब आगे में। की राह क्या बता सकते हैं कि देश को मानवीय सहायता दी जा सकती है, हाँ प्लस क्षमता निर्माण किया जा सकता है, जैसे गिरिंग का प्रोग्राम है तो ऐसे वहां पे वो चलाया जा सकता है कि भाई दूसरे को अपना गाय पाल लें या हाँ। कुछ मतलब ऐसा कर लें कि मिनिमम उनके जो खाने पीने आवश्यकता है इसकी पूर्ति हो जाए। ठीक है, यूएन अपना इसमें वो कर सकते सीधे हैं। सीधे यही बोलना चाहिए कि एक साझा एक सहमति बननी वही। चाहिए। जैसे भारत भी बांग्लादेश के लिए द्वीप विकसित करके दे रहा है ना, क्या हाँ। नाम है उसका, वो भूल गए थे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। बताओ उसमें क्या। हम क्या किया इंट्रोडक्शन, हालांकि हम लोग दो काम कर सकते थे मेरे हिसाब से। इंट्रोडक्शन हम लोग कोई फैक्ट दे सकते थे कि इतने लोग, जैसे ऐसा देखा शरणार्थी जाए, हैं। हाँ शरणार्थी हाँ, से जुड़े जैसे मतलब शायद 50 लाख लोग अभी से- मिलियन 50 मिलियन है। में है। हाँ, ऊपर से 50 ही नहीं, मेरे हिसाब से लगभग देखें 500 हम तब मिलियन। तक- हाँ, एक फैक्ट देख लो हाँ, शरणार्थी से fact जुड़े, एक फैक्ट भी देख लो ताकि वो याद हो जाए। या तो ये इंट्रोडक्शन, चूंकि हमको इंट्रोडक्शन में फैक्ट नहीं आता था, तो हम क्या किए 1951 का यूएन का कन्वेंशन इंट्रोडक्शन दे दिए कि शरणार्थी कन्वेंशन का अनुच्छेद 33 है, याद रखना। अनुच्छेद 33 नॉन रिफाउलमेंट के बारे में बात करता है, यानी शरणार्थियों को वहां नहीं भेजा जाएगा जहां पर वे उनके जीवन या आजीविका लेकिन भारत तो साइन नहीं किया। तो वो बात हम बाद में बताएंगे, हम बस कन्वेंशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए। फिर मेन बॉडी में 2.2 तुम वर्सेस करके लिख दे, हम वर्सेस करके नहीं, हम दो अलग अलग बात लिखे। हम सीधे इसके पक्ष में तर्क, इसके विपक्ष में तर्क, हम ऐसे दे दिए। तो पहली बात है, चूंकि प्रश्न में कह रहा था खुला समाज एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो वो दोनों कीवर्ड पकड़ के मैंने क्या किया, उसको हेडिंग सब हेडिंग दे दी। तो पहला पॉइंट 36 मिलियन ना, वही 50 मिलियन होंगे। 36 में 4 मिलियन किस चीज के, फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड। 110 मिलियन विथ ओवर 36 मिलियन रिफ्यूजी। हाँ, तो डिस्प्लेस्ड लोग कितने, यूएनएचसीआर कहता है, तो यूएनएचसीआर के अनुसार लगभग 110 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं, जिसमें 36.6 मिलियन शरणार्थी हैं। ये फैक्ट एक जगह हम कहीं लिख लेंगे, और यहीं पे हम एक जगह लिख लेंगे अनुच्छेद 33 शरणार्थी कन्वेंशन का नॉन रिफॉल्वमेंट कहता है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हमारे लिए मेंस के लिए काम किया जाएंगे। तो अब पहला पॉइंट हम ये बताए, खुला क्या है, 110 मिलियन डिस्प्लेस्ड है, मतलब विस्थापित। हाँ, 110 मिलियन विस्थापित हैं, जिसमें से 36 मिलियन लगभग 1/3 इसके शरणार्थी हैं। तो अब देखो, हम पहला पॉइंट यही लिखे जो सब हेड उसी का क्वेश्चन का वो था ना, तो इसको हम सब हेडिंग में यूज कर लिए, जैसे खुले समाज। तो पहला पॉइंट यही दे दिए पक्ष में तर्क कि खुला समाज है, व्यापक एकीकरण होगा, उनको भी रहने खाने इत्यादि के अधिकार मिलेंगे। दूसरा सब हेडिंग ये यूज कर लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबके मानवाधिकार बचाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये बात बता दिए कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबके जीवन जीने का अधिकार है, मानवीयता। फिर वंचित एवं हाशियाग्रस्त समुदाय की रक्षा, खासतौर पर बच्चे, जैसे उदाहरण के तौर पे ऐलान कुर्दी वाला हमने देखा, जो तुर्की का बच्चा था, खासतौर पे बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग जो वंचित वर्ग है, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मासूम है, इनकी कोई गलती नहीं है उस समस्या में। फिर नवीन चुनौतियां, जैसे खासतौर पे जलवायु और आतंकवाद, ये नवीन चुनौतियां आई हैं जो कि खासतौर पे विकसित और मतलब विकसित देशों की वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम विपक्ष में तर्क वही आतंकवाद वाला दिए, तो पोलैंड का एग्जाम्पल देंगे प्रॉपर। फिर समाज विघटन का देंगे, हम बताएंगे कि भारत, इसीलिए भारत ने क्या किया, अटैक किया, मतलब भारत ने समर्थन दिया 1971 के युद्ध में। फिर गरीबी का एग्जाम्पल देंगे कि गरीबी संसाधन सीमितता है, तुम बताए भी हो, तो भारत ने इसीलिए, फिर हम जो तुम बोले थे ना भारत हस्ताक्षर नहीं किया है, इसीलिए उसको हम एक पॉइंट यूज किए कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया इसी वजह से कि भाई हम इतने गरीब हैं, हमारे पास पहले से प्रॉब्लम, नॉन रिफॉल्वमेंट कैसे वो करेंगे। और फिर स्थानीय मुद्दे, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं, स्थानीय की राजनीति, हाँ स्थानीय हित हो जाते हैं, जिसकी वजह से देश व्यवहारिकता का अभाव हो जाता है। फिर हम कंक्लूजन देंगे, क्योंकि सिलेबस का पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो हम यही लिखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, चाहे वह जलवायु की समस्या हो या शरणार्थी की समस्या हो, में यह बहुत जरूरी है कि साझा नियम कानून जो कि ये देश को मानवीय सहायता क्षमता निर्माण, नहीं, ये तो एकदम सही बात है, तुम्हारी बात, तुम्हारा भी कंक्लूजन बहुत अच्छा है, लेकिन हम ऐसे कहें ये साझा नियम जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित हो। हाँ, कॉमन बट CBDR, डिफरेंशिएटेड मतलब समान परंतु साझा परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों पर आधारित हो, इसको किया जाना चाहिए। क्योंकि भाई भारत जैसा देश गरीब है, विकासशील है, ये शरणार्थी कहां से रख पाएगा, लेकिन अमेरिका है, ये तो इनको रखने चाहिए। बस जिम्मेदारी दूसरों पर लगाइए, काम करिए। जगह भी है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या एक सफल लोक सेवक होने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य है? दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए। होने के लिए निष्पक्ष
एवं गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना गैर जाना चाहिए। पक्षपाती एक ही चीज होगी ना, इंग्लिश क्या? निष्पक्ष और गैर पक्षपाती। इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टीशन अलग Non-partisan। अलग है, गैर तरफदारी होना चाहिए था हिंदी। ठीक है। अब देखो भाई हिंदी इंग्लिश मीडियम में इसीलिए भाई सिलेक्शन क्या किया जाएगा, गैर Should तरफदारी। impartial and being non-partisan be considered as the indispensable qualities to make a successful civil servant? Discuss with example। ठीक है, तो क्या लोग सफल लोग से निष्पक्ष हो गया? चलो ये तुम बताओ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या किए हैं, जो तीन बेसिकली देखो इस प्रश्न के दो पार्ट मेन बॉडी में है। पहले हम इंट्रोडक्शन में निष्पक्षता और गैर तरफदारी को डिफाइन कर दिए हैं। गैर तरफदारी का मतलब बिना डर भय के कार्यपालिका को अपनी बात कहना, ठीक है, ये और या बिना किसी पार्टी के समर्थन के कार्यपालिका, वस्तुनिष्ठता गैर तरफदारी है। गैर तरफ वस्तुनिष्ठता के आधार पे ना, हाँ, गैर तरफदारी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। हाँ बिल्कुल, और निष्पक्षता का मतलब होता है बिना भेदभाव या बिना पक्षपात के हर व्यक्ति को समान समझना, हाँ, रूल ऑफ द लॉ। तो हम ये इंट्रोडक्शन डिफाइन कर दिए हैं, सबसे बड़ी बात। फिर बताएं दोनों मूल्य अनिवार्य क्यों है लोक सेवक के लिए। तो पहला बताएं कि स्थायी कार्यपालिका है, जबकि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो बदलती रहती है। तो अगर बार बार चेंज होगा तो क्या होगा, मतलब बताएं कि राजनीतिक दबावों से मुक्त होकर के काम हाँ, करेगा। ये हम चुनौतियों में बताएं। ठीक है, फिर हम दूसरा बताएं संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित होती है, जैसे डीपीएसपी का पालन, फंडामेंटल राइट्स का पालन, अगर निष्पक्षता और गैर तरफदारी युक्त दे रहा है तो हाँ। फिर हम बताएं इससे क्या होगा, बहुसंख्यकवाद नहीं होगा और बहुलता का सम्मान होगा। जो भारतीय समाज में बहुलता है वो उसका सम्मान होगा। अगर निष्पक्ष नहीं रह जाएगा ठीक है, ये भी लोक सेवक भी क्या करेगा, वोट बैंक और इस पॉलिटिक्स में जुड़ाव महसूस कर लेगा। फिर बताएं क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय असमानता। जब भारतीय समाज बहुत ज्यादा जाति धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा विभेदीकृत है, तो ऐसे में निष्पक्ष लोक सेवक ही क्या कर सकता है, या गैर तरफदारी युक्त लोक सेवक ही क्या करता है, उचित डिसीजन ले सकता है। फिर हम बताएंगे विकास के मुद्दे धर्म जाति संप्रदाय आदि से हट के क्या हो पाएंगे, शिक्षा रोजगार इत्यादि तभी हो पाएंगे विकास के मुद्दे। फिर पांचवा पॉइंट बताएं, ये दोनों मूल्य जो निष्पक्षता और गैर तरफदारी है, ये ट्रांसपेरेंटी अकाउंटेबिलिटी है ना, और ये सारे मूल्यों को भी ये क्या करती है, हाँ, सत्यनिष्ठा आदि को भी बढ़ावा देती है। ये 6 पॉइंट बताए हैं। फिर बताएं क्या अच्छा सब में एक एक एग्जांपल जरूर बताएंगे। फिर चुनौतियां क्या बताएं कि भाई कार्यपालिका का दबाव होता है, जो तुम पहला पॉइंट लिखो, कार्यपालिका का दबाव बहुत ज्यादा होता है तो भाई लोक सेवक को डर रहता है हमेशा। फिर रिस्क न लेने की जो प्रवृत्ति होती है और क्रोनी कैपिटलिज्म। फिर कंक्लूजन दिए हैं कि दोनों अनिवार्य मूल्य हैं। जो रूल से रोल बेस्ड का जो मिशन कर्मयोगी का जो सिद्धांत है, मिशन कर्मयोगी जो भारतीय कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको सुनिश्चित करता है। तो दोनों मूल्य बहुत जरूरी है। इसको क्या बताएं कि अगर सफल लोक सेवक के लिए इसमें कुछ पॉइंट है और क्या हो सकता है कि क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाएगा, कार्यवाही के डर से वो क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे, चुनौतियां हैं। हाँ। लेकिन अगर वो निष्पक्ष और गैर पक्षपाती है तो अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करेगा। भाई मुझे तो मेरा काम करना है, आज यहाँ पे तो कहीं तो ये अब यहाँ पे इस आंसर दे देंगे ना, एग्जांपल दे देंगे अशोक खेमका का। दे तो देंगे ही, क्या करना है भाई। फिर दूसरा है कि भीड़ की समझ, क्योंकि आज का समय क्या है, प्रबंधन का है, भीड़ तंत्र। तो भीड़ तंत्र पे आप अगर निष्पक्ष हैं और जैसे मान लो कोई केस, तुमको केस स्टडी फंस जाती है, जैसे एक लोक सेवक था, वो क्या किया वहां पे जाकर बहुत टू द पॉइंट ही लिखना है भाई, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, होकर के योगा लगा करना। तो भीड़ तंत्र की अगर पता चले वो किसी का पक्ष लेता है, अगर पक्षपाती नहीं होता वहां पे, तो भीड़ पता चलती है, मॉब लिंचिंग भी तो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं, 7वां, विश्वास बहाली, विश्वास में वृद्धि या बहाली। खासतौर पे क्या होता है, जब पता रहता है जनता को भी कि लोक सेवक निष्पक्ष है, गैर तरफदारी है, तो वो जनता से और सिविल सेवाओं के बीच में विश्वास, हम इसको लिखे समाज में योगदान, बिल्कुल समाज में एक पॉजिटिव विश्वास सुनिश्चित करेगा जनता और लोक सेवक के बीच में, पॉजिटिव योगदान दे सकता है। कि जैसे एक लोक सेवक थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो ऐसा हुआ था कि
जब रिटायर हो गए तो अपने जिले से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए, उनको वोट नहीं मिले थे, बहुत सारे लोग अपने ऐसे गांव में होते वोट नहीं हैं। मिला इसकी वजह से क्योंकि वो जब लोक सेवक थे तो अपने उस दौरान अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। सीधे सीधे लोग यही बोलते थे कि यार ये लोक सेवक तो थे, डीजीपी के स्तर के अधिकारी थे, सड़क बनानी हाँ, चाहिए थी। वो आवश्यक नहीं था। तो ये गांव सब वालों को चीजें थी। सड़क बहुत ठीक है, तो ये वाला है। फिर वही वाला इसमें एग्जांपल दे देंगे ठीक। कि अगर आपके अंदर लोक सेवक बनने के गुण हैं, मतलब निष्पक्ष और पक्षपाती हैं, तो एक सक्सेसफुल भेज दो। एक जो थी मिश्रा करके, वो जो वहाँ पे ईडी वाले पकड़ के ले गए थे झारखंड में, एक नई महिला थी, नमो याद है, भूल गया। तो ठीक है, तो उनका एग्जांपल दे सकते हैं कि नहीं तो फिर आप वैसे पूजा सिंघल नाम था उनका। हाँ, मतलब वैसे पूजा सिंघल, हाँ। वैसे आप उसका एग्जांपल दे सकते पूजा हैं सिंघल कि अगर निष्पक्षता और गैर पक्षपाती आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, अपने फेवर में काम करेंगे, वो कहीं कहीं आपको भ्रष्टाचार के दलदल में ले जाएगी, जो कि आज के सिविल सेवकों की मांग एकदम नहीं है। ऐसे करके हाँ, तुम कंक्लूजन ऐसे दोगे, हम मिशन कर्मयोगी भाई एक जगह देखो, मेरा फंडा एकदम क्लियर है। अपने आंसर में एथिक्स के किसी ना किसी एक क्वेश्चन में नोलन कमेटी दिखनी चाहिए, एक क्वेश्चन में सेकंड ARC अपने को दिखनी चाहिए। सत्यनिष्ठा एक ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है, उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है, सशक्त। सत्यनिष्ठा एक ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है, उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर द ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई विद सुटेबल एग्जांपल्स देने हैं बेसिकली। तो इसको 3 बोला। हो गया, बस इसका आइडिया एक बार देख लिया जाएगा। नहीं लिखो पॉइंट, सोचो जल्दी जल्दी, ऐसे मत आइडिया मत वो करो। जितना एग्जाम में क्या होता है ना, आइडिया तो हमें क्वेश्चन का सबका होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं। ठीक। तो वो बोला सत्यनिष्ठा ऐसा मतलब, तो भूमिका हम बता देंगे। सत्यनिष्ठा मतलब इंटीग्रिटी, 3 गोला बना देंगे, बोलना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में इंटीग्रिटी। ठीक है, अब एग्जांपल दे देंगे, एक एग्जांपल कि सचिन तेंदुलकर का, कि वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं तो फिर बीड़ी सिगरेट का विज्ञापन भी नहीं करते हैं। ये सशक्त, अब देखो यही इसीलिए करते कि पॉइंट सोचना है। तो अभी इसको बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे मनुष्य को सशक्त बनाता है। तो हम बताने एक सेकंड, अभी हमें एग्जांपल तुरंत नहीं देंगे, ये बस अपने सोचने के लिए है। सोचो, लेकिन हमको हर पॉइंट में ये बताओ कि ये वाला एग्जांपल ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि मनुष्य सशक्त बन रहा है। बता रहे हैं कैसे, कि जैसे क्या है कि भाई उनके पास एग्जाम मतलब विज्ञापन करने के लिए पैसे आए होंगे, लेकिन वो पैसे को ठुकरा देना आसान काम तो होता नहीं है। तो मनुष्य को सशक्त कैसे बनाता तो भाई उनके अंदर सत्यनिष्ठा का मूल्य था, तो वो पैसे को ठुकरा करके वो किए। जबकि तो अक्षय कुमार पावर किया ये। हाँ, अक्षय कुमार फूफू का विज्ञापन करते हैं फिल्म में कि फूफू नहीं करना है, और दूसरी तरफ जा करके जैसे ये देखो मेरी बात समझना, मतलब ठीक है, हो सकता है आई मे बी इनकरेक्ट। ये वाला एग्जांपल सत्यनिष्ठा का बढ़िया एग्जांपल है, बड़ा शानदार एग्जांपल है, लेकिन सत्यनिष्ठा मनुष्य को सशक्त कैसे बनाता है, मेरा एक बार समझना, क्वेश्चन की डिमांड मेरे अनुसार ये कह रहा है जैसे एक व्यक्ति है सत्यनिष्ठ, तो उसके अंदर सेवा के प्रति समर्पण आएगा। हाँ, तो फिर ये आगे लिखे हैं, तुम्हारी बात सही है, आगे फिर लिखे हैं कि ये सब चीजें क्या है, फिर जवाबदेही तय करवा लेकिन देती ये है। वाले एग्जांपल यहाँ पे फिट सशक्त कैसे हो रहे हैं अक्षय कुमार? वही बता रहे हैं, नहीं सशक्त नहीं, अक्षय कुमार के अंदर जवाबदेहिता का मूल्य नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, इसलिए जवाबदेहिता का मूल्य नहीं है। समाज के प्रति जवाबदेही वो कैसे निभा रहा है कि फूफू नहीं करना चाहिए, डायपर यूज करना, मतलब ये सैनिटरी पैड्स यूज करना चाहिए, वो ये बता रहे हैं, लेकिन वहीं वो जा करके विमल पाल मसाने का भी यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे युवा को भटका रही है। ठीक है, तो ये जवाबदेही नहीं तय कर पा रही है। सचिन तेंदुलकर की जवाबदेही, अक्षय कुमार तो सत्यनिष्ठा का अभाव सशक्तिकरण में बाधा है, ये बता रहे हैं। फिर समयबद्धता सुनिश्चित, तो हमें ये हेडिंग ये देनी पड़ेगी। नहीं तो हेडिंग यहाँ लिखे हैं, वो तो एग्जांपल बताए हैं, भविष्य में एग्जांपल बताएंगे। तो बताओ। समयबद्धता का मूल्य पालन नहीं हो पाता है। अगर आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, क्या प्रश्न है? हाँ, सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। तो अगर सत्यनिष्ठा आपके अंदर, तो आप समयबद्धता के मूल्य का पालन करेंगे, सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में ईमानदारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बिल्कुल वो कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर भ्रष्टाचार आदि से बचेंगे। आपके अंदर बहुज्ञता आएगी। अगर आपके अंदर सत्यनिष्ठा का मूल्य है, तो बहुज्ञता कैसे आप लाएगी कि आपको हर फील्ड में जाने का आपको ये रहेगा कि हाँ, इसके बारे में भी जानकारी रखें, इसके बारे में जानकारी रखें। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में टिके रहना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल। कि क्या होता है कि आप विपरीत परिस्थिति सेवा के प्रति समर्पण, हाँ इससे क्या सत्यनिष्ठा होगा है कि- तो टिके रहेंगे। हाँ, इससे क्या होगा कि जन सहभागिता मतलब दूसरे आपसे इंटरेक्ट वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कौन था जिसको मार दिए सब, विशिल ब्लोवर था, सत्यम दुबे? नहीं सत्यम दुबे नहीं, कोई और था। मतलब वो 2016 नाम याद रखना में पड़ेगा, 11 बड़ा मार्च था। फेमस हाँ। मतलब तो अब इसके अंदर क्या है, जन सहभागिता, अगर हम अंदर लोकसेवा के अंदर सत्यनिष्ठा का मूल्य, तो जन सहभागिता, जनता उसकी बात सुनेगी, हाँ। उसके वो चीज़ विश्वास, जन विश्वास बढ़ेगा हाँ। अब या इसको जन भागीदारी फिर बढ़ेगी। अंत में बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल आरटीआई का प्रयोग जनता बार बार कर रही है, वो बिल्कुल। सत्यनिष्ठा शासन में सुनिश्चित करने सुनिश्चित का बाहरी बढ़िया हाँ, माध्यम अब है। इसको फिर हम बता देंगे कि लोनन समिति के अनुसार भी सत्यनिष्ठा बहुत मूल्यों महत्वपूर्ण। से मूल्य मूल्यों का मूल्य है। ठीक, अंतिम तो हम ये क्या किए, हम तो इंट्रोडक्शन सत्यनिष्ठा बना दिए हैं, मनसा वाचा कर्मणा वाला वो हम भी कर दिए हैं। एक तो ये जवाब देखो, मनुष्य को सशक्तिकरण कैसे बनाता है, तो हम बताएं जवाबदेही की मांग सुनिश्चित करता है। ठीक है, जवाबदेही की मांग सुनिश्चित करता है। हम भी लिखे जवाब देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वही अक्षय कुमार वाला एग्जांपल यहाँ पे ऐसे भिड़ा सकते हैं। फिर जन भागीदारी सुनिश्चित करता है, जन विश्वास सुनिश्चित करता है, खासतौर पे लोक सेवकों और जनता के मध्य। ये जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई के माध्यम से सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। तीसरा बताएं, कारपोरेट नैतिकता भी सुनिश्चित करता है सत्यनिष्ठा। तो ये भी है सशक्त बनाने, भाई जो सभी हितधारक अच्छा, हैं हम किसी भी, इसको लोक सेवक पे लिखे थे, ठीक है, जरूरी नहीं है ना प्रश्न में लोक सही सेवा। बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि खास तौर पे अगर देखा जाए तो सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है कि सभी हितधारक, जो भी एक व्यापार के सभी हितधारक होते हैं, उसके जो ग्राहक से लेके हर उसको सभी हितधारकों का बढ़िया मूल्य सुनिश्चित करता है। इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं हम लोग चाहें तो, कोई अधिनियम का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर हम एग्जांपल दे सकते हैं सत्यनिष्ठा के अभाव में सत्यम जैसे घोटाले हो जाते हैं, जो कि सबका नुकसान कर देते हैं। फिर उचित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करता है सत्यनिष्ठा। तो उचित कार्य संस्कृति खासतौर पे जो लोक सेवकों के बीच में भी, मतलब लोक सेवकों में भी और निजी जीवन में भी, तो उचित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करता है। फिर हम बताए हाँ ठीक है, वही एग्जैक्टली वही बात ही हुई। लेकिन देखो मैं वही कह रहा हूँ, आंसर लिखते समय में सिलेबस का कीवर्ड यूज करना है सब हेडिंग्स में, ये कसम खा लेनी है। फिर मूल्य आधारित शासन सुनिश्चित हो पाता है, ये भी बड़ी बात है। फिर एक दो चुनौतियां बता देंगे, भाई जान माल का नुकसान है ना, भाई पूरी दुनिया भ्रष्टाचार धन के लालच में है और आपको संतोष रखना पड़ रहा है, तो मतलब ये व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा चुनौती आ जाती है। तो एक दो ठीक है। तो दूसरी बात ये, फिर कंक्लूजन बता दिए, नैतिक शासन और सुशासन हेतु सत्यनिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, जो कि न केवल लोक सेवकों में बल्कि जनता एवं राजनीतिक दलों तथा राजनीतिक कर्मियों में भी सब में होनी चाहिए। या ऐसे बता सकते हैं, सत्यनिष्ठा मूल्यों का मूल्य और इसकी कमी किसी भी सत्यनिष्ठा की कमी आपके अंदर नैतिकता की कमी को इंगित। बिल्कुल। तो अब आप लोग बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दीजिए, कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताइए, ठीक है। और हम लोग आज बढ़िया डिस्कशन किए हैं और ऐसे ही हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जीएस पेपर 1 फिर 1 1 2 3 4 ऐसे ही चलने दो, ठीक है। 1 किए थे, 3 किए थे, अब 4। तो कोई बात नहीं, कल हम लोग 2 पे करेंगे। तो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम का रिजल्ट सही करने के लिए क्लास कैसी लगी ये सबसे कमेंट अद्भुत भी करके जरूर बताइए, प्रयास है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, शुभ रात्रि।